राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार, BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परंपरा में समय की गणना सिर्फ गणित नहीं, एक दर्शन रखी है। इसी सनातन काल गणना की धुरी है विक्रम संवत, जिसे सम्राट विक्रमादित्य ने स्थापित किया था। महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू हुई ये परंपरा आज भी भारत, नेपाल और मॉरिशस जैसे देशों में जीवित है। विक्रमादित्य सिर्फ शासक नहीं बल्कि भारतीय आत्मगौरव और ज्ञान परंपरा के प्रतीक थे। विक्रम संवत सिर्फ एक काल नहीं बल्कि भारत की अखंड सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जो हमें ये याद दिलाता है कि समय की गणना भी तब ही सार्थक होती है जब उसमें संस्कृति की आत्मा बसती हो। भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा ने संपूर्ण विश्व को नई दिशाएं प्रदान की हैं। आधुनिक विज्ञान के अन्वेषण हो या काल गणना, भारत ने हमेशा ही एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। और जब भी हम काल गणना के बारे में बात करते हैं तो याद आता है वो अतीत गौरव जो विक्रम शब्द में निहित है, क्योंकि विक्रम संवत की 2000 वर्षों की यात्रा के दौरान ही हमारी वर्तमान सभ्यता का निर्माण हुआ है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, 2 सहस्त्र संवत बीते हैं, हम निज विक्रम बिना आज फिर मरे मरे जीते हैं। नित्य नए शक हूण हमारा जीवन रस पीते हैं। भरे भरे हैं हाय हृदय ये, किंतु हाथ रीते हैं। ऐसा क्यों है कि विक्रम को प्राणवायु के समान माना गया और शकों को जीवन रस को पीने वाला? क्यों कवि ने भारी हृदय से विक्रम की उपेक्षा को जीवन की उपेक्षा माना? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें अतीत में लौटना होगा। जब काल गणना की शुरुआत हुई थी, गतिशील समय को समझने के लिए संवत को समझना जरूरी है। संवत से वर्ष की गणना की जाती है और वर्ष गणना से काल गणना। सनातन परंपरा में विपल, पल, घटी, मुहूर्त, अहोरात्र, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, शताब्द, सहस्त्राब्द, युग, मनवंतर और कल्प काल गणना के माप हैं। भर्तृहरि ने काल को अनंत माना है। उस अनंत काल में से अपेक्षित समय की गणना के माप के विभिन्न मापदंड अपनाए जाते रहे हैं, जिन्हें हम वर्ष गणना कहते हैं। ये गणना स्थिर नक्षत्रों और गतिशील ग्रहों की राशि पर आधारित होती है। सूर्य आधारित गणना अधिक मान्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में करती है, जिसे हम 1 वर्ष की अवधि का समय कहते हैं। चंद्र गणना में 354 दिनों का वर्ष होता है। बृहस्पति आधारित भारतीय परंपरा में सौर वर्ष की अवधि 360 दिन के अंशों में समाहित हो जाती है। भारतवर्ष की काल गणना में संवत, युग, व्यक्ति और वंश के नाम से प्रचलित हुए। यूं तो कहने को 20 संवत चले, लेकिन जीवित थोड़े ही रहे। विक्रम संवत से पहले जो संवत हुए, सप्तर्षि, कली संवत, युधिष्ठिर संवत, वीर निर्वाण, बुद्ध निर्वाण, मौर्य संवत, सिल्युकित और लौकिक संवत। लौकिक संवत के बाद विक्रम संवत आया। विक्रम के बाद के संवत ईसवी सन, शक, कलचुरी, गुप्त, शाहुर, बंगाब्द, गांगेय, हर्ष, हिजरी, भट्टिक, कोल्लम, नेवार, यहूदी, फसली, इलाही, चालुक्य, विक्रम, सिंह, लक्ष्मण सेन, पुडेचैप्पू और राज्याभिषेक संवत।
जैन पट्टवालियों के अनुसार विक्रम संवत का आरंभ विक्रमादित्य ने महावीर के निर्वाण 527 ईस्वी के 470 साल बाद 57 ईस्वी पूर्व में किया था। विक्रम संवत का आरंभ उत्तर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और दक्षिण भारत के कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। शक संवत विक्रम संवत के 135 वर्ष पश्चात 78 एडी को आरंभ हुआ। तमाम संवतों में सबसे लंबा जीवन विक्रम संवत का ही है। इसे शकारी, मालव, साहसांक या कृत संवत भी कहा जाता है। क्या है जो विक्रम संवत को विशेष बनाता है? सनातन परंपरा के अनुसार 7 मोक्ष नगरियां हैं: काशी, मथुरा, कांची, माया, पुरी, अयोध्या और अवंतिका। अवंतिका यानी वर्तमान उज्जैन, जिसे अतीत में उज्जैनी और विशाला नाम से भी जाना जाता रहा है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित महाकाल नगरी उज्जैन में स्वयं भगवान शिव ने आत्मलिंग की स्थापना की थी। यहां से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा पर ही स्थित है वेधशाला, जहां वर्षों से खगोल शास्त्र का पारंपरिक अध्ययन किया जाता रहा है। कर्क राशि पर स्थित पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है, इसलिए ये स्थायी भी है और शुभ भी। यही वो विशेषताएं हैं जो उज्जैन को मोक्षपुरी बनाती है। इसी पुण्य धरा पर 57 बीसी में दुर्जेय विदेशी शकों पर विक्रमादित्य की विजय की स्मृति में विक्रम संवत का आरंभ किया गया। ये संवत भारतीय पारंपरिक गणना के अनुरूप भी है और बहुमान्य भी। भारत, नेपाल, मॉरिशस जैसे देशों की दैनिक गतिविधि में यह सुप्रचलित है। शक संवत की शुरुआत विदेशी शकों द्वारा विक्रम संवत के 135 वर्षों बाद की गई, जब उन्होंने वापस उज्जैनी पर कब्जा कर लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर विक्रम संवत भारत के आत्मगौरव और भारतीय अस्मिता का प्रतीक है, तो शक संवत हमारी पराजय का। विक्रम संवत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे विक्रमादित्य ने आरंभ किया था। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी के निर्देश पर माल्यवान गण ने शकादि दुर्जनों को नष्ट करने और स्वराज स्थापना के लिए विक्रमादित्य नाम से राजा महेंद्रादित्य के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। शिवजी के प्रति उनकी आस्था होना स्वाभाविक था, जो उनके द्वारा महाकाल मंदिर के निर्माण की कारक बनी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि विक्रमादित्य ने उज्जैन नगर बसाया जरूर, लेकिन वे शिवजी के निमित्त शासन करते थे और महाकाल को ही उज्जैन का राजा मानते थे। विक्रमादित्य के निवास स्थान में मिट्टी के एक प्याले और चटाई के अलावा कुछ न था। विक्रमादित्य एक ऐसे अभूतपूर्व शासक थे जिन्हें उनके अलौकिक प्रतिभा के कारण किंवदंती समझ लिया जाता है। बिना खून खराबे के जिस सम्राट ने अखंड आर्यावर्त का राज्य किया हो, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि कंबोडिया से लेकर ईरान तक अपने पराक्रम और विद्वता के निशान छोड़े हों, वो यकीन से परे तो लगेगा ही। क्षेमेंद्र मुनि ने द्वात्रिंशत पुत्तलिका नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ की रचना की है, जिसे दक्षिण भारत में विक्रम चरित के नाम से जाना जाता है। इस कथा के अनुसार राजा भोज ने जब विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की कोशिश की तो सिंहासन में जड़ी पुतलियां उनका उपहास करने लगी। भोज ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो सिंहासन न्यायप्रिय, प्रजावत्सल, दूरदर्शी, प्रयोगवादी, पराक्रमी, दानवीर और विवेकशील राजा विक्रमादित्य का था। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य की योग्यता के बारे में प्रचलित कहानियां सुनाकर पूछा कि क्या वे खुद की तुलना विक्रमादित्य से कर सकते थे। राजा भोज ने इनकार कर दिया। भोज, जो भारत के श्रेष्ठतम राजाओं में शुमार है, यदि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लायक नहीं थे, तो फिर कौन है जो उनकी ऐतिहासिकता को छू भी सके।
अगर भगवान श्री राम ने आदर्श जीवन का पाठ पढ़ाया, श्री कृष्ण ने आदर्श जीवन प्रणाली की बात की, तो विक्रमादित्य ने आदर्श भारत का निर्माण किया। मालवा में एक कहावत है, ऊपर जो सूरज तपे नीचे विक्रम जीत, धन धरती धन मालवो धन राजा की रीत। ऊपर आकाश में जिस तरह सूरज चमकता है, उसी तरह धरती पर विक्रमादित्य के नाम का प्रकाश फैला हुआ था। केवल भारत ही क्यों, पूरे महाद्वीप में विक्रमादित्य की गौरव गाथाएं फैली हुई हैं। अरबों के तीर्थ स्थल मक्का में एक वार्षिक मेला लगा करता था, जिसे उकाज कहा जाता था। इस मेले में धार्मिक, साहित्यिक, राजनैतिक, सामाजिक जैसे हर विषय पर विवाद किया जाता था। इस मेले में जरहम बिनतोई नामक कवि को लगातार 3 वर्षों तक कवि सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। बिनतोई ने अपनी एक कविता में लिखा है, वे लोग धन्य हैं जो राजा विक्रम के राज्यकाल में पैदा हुए, जो बड़ा दानी, धर्मात्मा और प्रजापालक था। जब अरब में अविद्या का अंधकार फैला हुआ था, तब विक्रम ने अपनी दया दृष्टि से अरब को वंचित नहीं रखा और पवित्र धर्म का संदेश देकर अपनी जाति के विद्वानों को भेजा, जिन्होंने अरब में विद्या का प्रकाश फैलाया। जिस तरह रघुकुल के लिए कहा जाता था, प्राण जाहि पर वचन न जाहि, उसी तरह गुजरात में जब किसी बात या वचन को प्रामाणिकता देनी हो तो कहा जाता है, ओ विक्रमादित्यनो वचन छे। यही विश्वसनीयता राजा विक्रमादित्य को किंवदंती पुरुष बनाती है। मन में एक ही सवाल उठता है कि अगर ऐसे थे विक्रम, तो फिर क्यों नहीं विक्रम संवत। कालिदास के ज्योतिर्विद्याभरण ग्रंथ में विक्रमादित्य के दरबार के जिन 9 रत्नों का जिक्र किया गया है, उनमें स्वयं कालिदास के अलावा धन्वंतरि जैसे आयुर्वेद शिरोमणि और वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्री भी शामिल थे। स्वाभाविक है कि विक्रम पंचांग की रचना विशुद्ध खगोलीय विज्ञान के आधार पर की गई थी। हम सब जानते हैं कि उज्जैन काल गणना का वैश्विक केंद्र रहा है, जहां से यह संवत आरंभ हुआ। लेकिन पराधीनता के दौर में भारतीय मनीषा को क्षतिग्रस्त करने और भारत विखंडन के षड्यंत्र में काल गणना का केंद्र ग्रीनविच मान्य करार दिया गया। ये केवल विक्रमादित्य तथा विक्रम संवत की उपेक्षा नहीं है, बल्कि भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा को खारिज करने का एक उपक्रम है। विक्रम गौरवशाली थे, पराक्रमी थे। विक्रम संवत जब देश में इतना लोकमान्य है कि आज तक काल गणना का केंद्र महाकाल की नगरी उज्जैन भी है, और विक्रम संवत गणितीय तथा खगोलीय दृष्टि से इतना अचूक है, तो भी विक्रम संवत देश का आधिकारिक संवत क्यों नहीं है? शायद वही वो पीड़ा थी जिसने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को ये लिखने पर बाध्य कर दिया, 2 सहस्त्र संवत बीते हैं, हम निज विक्रम बिना आज फिर मरे मरे जीते हैं। नित्य नए शकहूण हमारा जीवन रस पीते हैं, भरे भरे हैं हाय हृदय ये किंतु हाथ रीते हैं। विक्रमादित्य सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि भारत की आत्मा के प्रतीक थे, जिन्होंने काल, संस्कृति और ज्ञान को एक सूत्र में बांधा। विक्रम संवत हमें ये याद दिलाता है कि भारत का समय सिर्फ घड़ी से नहीं, परंपरा से चलता है, और उज्जैन आज भी उसी गौरव की ध्वजा थामे खड़ा है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बताएंगे हेलियोडोरस स्तंभ की रहस्यमयी कहानी। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हजारों वर्ष पहले भारत और ग्रीस 2 महान सभ्यताएं
ज्ञान, दर्शन और कला आस्था के सेतु से जुड़ी। उज्जैन और विदिशा जैसे नगर पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक मिलन स्थली बने। इन्हीं में से एक है बेस नगर का हेलियोडोरस स्तंभ। भारत और ग्रीस, दो नाम जिनके बीच संस्कृतियों की, सभ्यताओं की एक लंबी श्रृंखला है। ग्रीस या ग्रीक को पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है और भारत पूर्वी सभ्यताओं का केंद्र है। इस नजर से देखें तो दोनों सभ्यताएं लगभग अलग अलग राहों से होकर गुजरी हैं। यह खाम ख्याली है कि इसमें पश्चिम के शोधकों और विचारकों का एक खास किस्म का सोच है जो कि पश्चिम की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। यह सोच बहुत से प्राच्यविदों के सोच से मेल खाता है जो कि पश्चिम की हर एक बात को दूसरों से अलग बांधते हैं। इसके उलट इस सोच से एक अलग सोच भी है जो पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ नहीं मानता। इसके अवयवों में पूरब और पश्चिम का एक ऐसा मिश्रण है जो किसी भी श्रेष्ठता को नहीं मानता। ये लेन देन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के संपर्क में आकर समृद्ध हुई। इससे इसके प्रभाव को देखने के लिए दोनों की श्रेष्ठता का ख्याल त्यागना होगा। ये लेन देन प्राचीन काल में दोनों सभ्यताओं के बीच एक सेतु बनाता है। प्राचीन काल में भारत और ग्रीस की सभ्यताओं में एक व्यापार और एक विनिमय का सेतु बनता था। सेतु दोनों सभ्यताओं में आसानी से आवाजाही की स्वतंत्रता देता था। प्राचीन काल में भारत में पूर्व से पश्चिम तक एक महापथ होकर गुजरता था। इस महापथ के केंद्र में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण स्थान था जो पूर्व और पश्चिम के केंद्र में था। पश्चिम से आने वाले सभी प्रभावों से उज्जैनी में एक सांस्कृतिक चेतना जागी। उस समय के संस्कृत नाटकों में यवनों का प्रवेश भी हुआ। इस तरह से देखें तो ग्रीस और भारत एक दूसरे के संपर्क में थे। इसके परे इस सांस्कृतिक लेन देन में भारत की समृद्धता की एक विश्वव्यापी तस्वीर बनाई। इसकी समृद्धि से प्रभावित सिकंदर ने 6वीं ईसवी सदी ईसा पूर्व से एक विश्व विजय का स्वप्न देखा। ये फारस को फतह करते हुए सिंधु नदी के मुहाने तक पहुंच गया। वर्षा ऋतु और विभिन्न राज्यों के संवेद विद्रोह से सिकंदर का ये विश्व विजय का अभियान अधूरा रह गया, पर इसने एक ऐतिहासिक चेतना का निर्माण किया। दर्शन, शास्त्र, समुद्र के रास्ते व्यापार और कला के क्षेत्र में इस नई चेतना का विस्फोट हुआ। सिकंदर के विश्व विजय अभियान के असफल हो जाने के बाद से ग्रीस सभ्यता लगातार भारत विजय के प्रयास करती रही। उन्होंने बाद के प्रयासों में सिंधु और गंगा को पार कर दक्षिण के पठार से लेकर गुजरात के तटों तक पैठ बनाई। ग्रीक व्यापारी मलाबार तट के कोरोमंडल के क्षेत्र में पहुंचे। उनके योद्धाओं ने तमिल राजाओं के यहां नौकरी की। इस तरह ग्रीक और भारत के प्राचीन सभ्यताओं के संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। हालांकि ये पश्चिमी नजरिए से विदेशी थे, लेकिन उन्होंने भारतीय सभ्यता से प्रभावित होकर उसे आत्मसात कर लिया। उनके बाद की पीढ़ी में भारतीय सभ्यता का प्रचुर प्रभाव देखा जा सकता है। गांधार कलारूपों और बुद्ध विचारों में ग्रीक प्रभाव देखा जा सकता है। खासकर महायान धर्म की परंपरा में मूर्तिकला में ये एक प्रभाव स्पष्ट है। परवर्ती ग्रीक शासकों पर भारतीय सभ्यता का प्रभाव दिखता है। ये शासक बैक्टीरिया या बल्ख के इलाके में शासन करते थे। ये राज्य अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान जैसे इलाकों में फैले हुए थे। बैक्टीरिया या बल्ख के यवन शासकों के भारतीय सभ्यताओं के संपर्क में आने से ग्रीस की सभ्यता में बहुत से बदलाव आए। इन संपर्कों से भारतीय सभ्यता ने बहुत सी चीजें सीखी, लेकिन इससे उनकी आत्म छवि में कोई बदलाव नहीं हुआ। वे इन संपर्कों से जहां एक ओर भारतीय सभ्यता समृद्ध हुई, वहीं दूसरी तरफ इस प्रक्रिया ने भारत की आत्म छवि को मजबूत किया। यही आत्म छवि बरसों से
भारतीय सभ्यता की नींव बनी हुई है। इसका एक प्रमाण हेलिओडोरस के स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। यह स्थान बेस नगर के नाम से जाना जाता है। इसे विदिशा नाम से भी पुकारा गया। यह स्थान दो तरफ से वेत्रवती और बेस नदियों से घिरा है और इसे शेष दो तरफ प्राचीर बनाकर एक किले का रूप दे दिया गया था। यहां पाए जाने वाले भग्नावशेषों से 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं सदी तक ही कथा मिलती है। इस तरह से पुरातात्विक और प्राचीन साहित्यिक प्रमाणों से यवनों का संबंध स्पष्ट होता है। इस स्तंभ के ऊपर एक अभिलेख ब्राह्मी में मिलता है। यह अभिलेख स्तंभ का इतिहास बताता है। नवैशुंग शासक महाराज भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के यवन राजा अंतलिखित की ओर से हेलिओडोरस राजपूत नियुक्त हुआ। उसी ने भक्ति भाव से विष्णु मंदिर बनवाया और एक स्तंभ का निर्माण कराया था। यह स्तंभ खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता था। यह स्तंभ अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में खोजा था। जब 19वीं सदी में इस स्तंभ की खोज हुई, इस पर जमाने भर की गर्द जमी थी और सिंदूर की एक परत भी जो लोगों की श्रद्धा दिखाता था। यह स्तंभ खुदाई में पाया गया। एक ही पत्थर से काटकर एक इसे बनाया गया था। इस पर एक ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह स्तंभ 2री सदी ईसवी पूर्व में हेलिओडोरस नामक एक राजदूत नियुक्त हुआ। इस राजदूत ने वैदिक धर्म की व्यापकता को देखते हुए भागवत धर्म स्वीकार कर लिया। उसने भक्ति भाव से विष्णु मंदिर और उसके सामने इस स्तंभ का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। वर्तमान में इस मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण नहीं मिलते, पर पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इस मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण स्पष्ट हैं। प्राचीन विदिशा के पुरातात्विक महत्व को दर्शाता यह स्तंभ सदियों से इंडो ग्रीस सभ्यता की पहचान है। यह स्तंभ प्रमाण है कि मालवा क्षेत्र में लौह युग का पदार्पण हो चुका था। इस तरह के सैकड़ों अवशेष जो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से प्रायः भुला दिए गए थे, उनका अस्तित्व भारतीय परंपरा के वैभव के प्रमाणों के रूप में अभी भी दिखता है। हेलिओडोरस के स्तंभ की खोज से यह पता चलता है कि तक्षशिला में रहते हुए हेलिओडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। A.L. बाशम और थॉमस हॉकिंस जैसे विद्वानों का मानना है कि हेलिओडोरस प्राचीन ग्रीस का पहला व्यक्ति नहीं था जिसने वैष्णव धर्म को अपनाया, लेकिन वो भागवत धर्म के स्रोतों से भलीभांति परिचित था। उसने इस परंपरा के अंतर्गत ही विष्णु स्तंभ का निर्माण कराया था। 1909 और 1910 के बीच में इस स्तंभ का दूसरा सर्वे H.H. लेक के नेतृत्व में कराया जाता है। वर्ष 1913 से वर्ष 1915 के बीच में तीसरे सर्वे में बहुत से अवशेष पाए और ये निष्कर्ष निकला कि बेस नगर एक वृहत और प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। आधुनिक समय में 1963 और 1965 के बीच में चौथा सर्वे हुआ और इसमें एक मंदिर के गर्भगृह के अवशेष पाए गए। इसने साबित किया कि हेलिओडोरस का स्तंभ एक वृहत मंदिर का हिस्सा था। हेलिओडोरस के स्तंभ की खोज के समय एक प्लेट पाई गई थी, जिसे पहले स्तंभ के शीर्ष में लगाकर देखा गया था, लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं थी। बाद में इस पंखे के आकार में पाए जाने वाले इस खोज को स्तंभ से अलग एक स्वतंत्र अवशेष के रूप में पाया गया। इसे पढ़ने का एक प्रयास इस प्रकार है कि इस अवशेष में पाए जाने वाले वृत्त से हिरण्यगर्भा सृष्टि को दर्शाया गया है।
जिससे सभी चीजों का अस्तित्व संभव हुआ। इस स्तंभ में ब्रह्मलिपि में लिखे अभिलेख से विद्वानों ने इसकी आधुनिक व्याख्या की है। यह हिग्स फील्ड को दर्शाता जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अस्तित्व को बताया गया है। पंखे की शक्ल में मिलने वाले अवशेष से अणु की कोरियोग्राफी और उसके व्यवहार को दर्शाया गया है। इंडो ग्रीक सभ्यता की ऊंचाई हेलियोडोरस का स्तंभ दिखाता है। इसके पाए जाने से संस्कृतियों के बीच लेन देन का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है, जिसने भारत को समृद्ध किया और जिसे आज तक देखा जा सकता है। यह सभ्यता का एक ऐसा अध्याय है जिसने भारत की आत्म छवि को मजबूती से स्थापित किया है। ये इस तरह के अवशेष भारत भर में बिखरे हुए हैं। ये सब हमें भारत की परंपरा से फिर से जोड़ती है। हेलियोडोरस का स्तंभ एक प्रमाण के रूप में आज भी भारत की आत्म छवि को दिखाता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार। अहं राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।